Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के CC5 पेपर में यूनिट 1 से संप्रेषण और उसके स्वभाव के संबंध में चर्चा करेंगे। पहले के वीडियो में पहले ही बताया गया है कि संप्रेषण क्या है। यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह संप्रेषण कहलाता है। व्यापक अर्थ में संप्रेषण से तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं तथा विचारों तथा तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान है कि वह इन अर्थ समझ सके तथा अर्थ के साथ ही उनकी भावनाओं, तर्कों, आपसी समझ तथा विश्वासों को भी समझ सके। इस क्रम में एंडरसन ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतना तथा अचेतन दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। एडर डेले के अनुसार संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। इन सभी के संबंध में पहले के वीडियो में ही चर्चा किया जा चुका है। आज हम विशेष रूप से उसके स्वभाव और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण के स्वभाव एवं इसकी विशेषताओं को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा। जैसे पहला है, संप्रेषण एक मानवीय विशेषता है। यूँ तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें संप्रेषण होता है, लेकिन इसके बावजूद भी संप्रेषण को मानवीय विशेषता कहा जाता है। जहाँ अन्य जीवों में संप्रेषण बहुत ही सीमित संकेतों द्वारा होता है, मानव संप्रेषण के लिए अनंत शब्दों को यानी संकेतों को गढ़ लेता है तथा उन्हें एक अर्थ प्रदान करता है। अन्य जानवरों के ध्वनि संकेत भय, भूख एवं संतुष्टि से जुड़े होते हैं, लेकिन मानव अनंत संकेतों को गढ़कर एवं अर्थ देकर अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही कारण है कि संप्रेषण एक मानवीय विशेषता है। दूसरा, भाषा संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण बगैर माध्यम के संभव नहीं है। संप्रेषण के लिए एक माध्यम का होना अनिवार्य है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। यह दो तरह की होती है, शाब्दिक भाषा तथा गैर शाब्दिक भाषा। शाब्दिक तथा शारीरिक संकेतों के माध्यम से मानव संप्रेषण कर लेता है। मानव ने भाषा का आविष्कार ही संप्रेषण के लिए किया है। हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा मिलती जुलती है। कई आसपास के समाजों के लोग संप्रेषण के लिए एक सामान्य भाषा या संपर्क भाषा गढ़ लेते हैं। सामान्य भाषा के माध्यम से वे संप्रेषण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंग्रेजी के माध्यम से संप्रेषण करता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है, संप्रेषण एक दो तरफी प्रक्रिया है। संप्रेषण के दो प्रमुख तत्व संप्रेषक एवं संप्रापक होते हैं। संप्रेषक भाषाई संकेतों के माध्यम से संप्रापक के पास सूचना भेजता है। संप्रापक गुप्त भाषाई संकेतों के अर्थ जानने का प्रयास करता है। संकेतों के अर्थ जानने के पश्चात संप्रापक अपनी प्रतिक्रिया गुप्त भाषाई संकेतों के माध्यम से संप्रेषक को भेजता है। संप्रेषक गुप्त संकेतों के अर्थ को समझकर संप्रापक की प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करता है। इस तरह संप्रेषण केवल सूचना भेजने की व्यवस्था नहीं, वरन यह संप्रापक की प्रतिक्रिया प्राप्त करने को भी व्यवस्थित है। दूसरी बात,
संप्रेषण के साथ यह है कि एक खास समय में एक व्यक्ति जो संप्रेषण की भूमिका में है, दूसरे समय में वह संप्रापक की भूमिका निभाते हुए पाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि संप्रेषण सूचना लेन देन की एक दो तरफी व्यवस्था है। संप्रेषण की प्रमुख चौथी तथ्य है संप्रेषण व्यवस्था सार्वभौमिक के साथ साथ स्थानीय भी है। यह सत्य है कि संप्रेषण एक विश्वव्यापी व्यवस्था है। यह व्यवस्था प्रत्येक समाज में पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक समाज के भाषाई संकेत स्थानीय होते हैं, वे दूसरे समाज से भिन्न होते हैं। इस तरह संप्रेषण व्यवस्था विश्वव्यापी होते हुए भी स्थानीय होता है। संप्रेषण की विशेषता का पांचवा प्रमुख तथ्य है संप्रेषण व्यवस्था स्थिर होते हुए भी परिवर्तनशील है। हर समाज में मानव के शारीरिक अंगों एवं बाह्य अंगों में समानता पाई जाती है। इस तरह संप्रेषण व्यवस्था स्थायी है, लेकिन इस व्यवस्था में नए नए संकेत जुड़ते हैं तथा पुराने संकेत समाप्त हो जाते हैं। इस तरह संप्रेषण स्थिर भी है तथा परिवर्तनशील भी है। छठवां, संप्रेषण एक सामाजिक विरासत है। यह सत्य है कि संप्रेषण शारीरिक अंगों एवं बाह्य अंगों के माध्यम से होता है, फिर भी संप्रेषण एक जैविक विरासत ना होकर एक सामाजिक विरासत है। संप्रेषण का माध्यम भाषा है, जिसे हम सामाजिक सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। चूँकि भाषा एक सामाजिक विरासत है, इसे हम समाज में प्राप्त करते हैं, अतः संप्रेषण को भी हम सामाजिक सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। सातवां, संप्रेषण सीखा जाता है। हम अपनी माँ के गर्भ से ही संप्रेषण के साथ जन्म नहीं लेते, वरन हम समाज में संप्रेषण करना सीखते हैं, अतः संप्रेषण सीखा जाता है, जैविक ढांचा से प्राप्त नहीं किया जाता। संप्रेषण की आठवीं विशेषता का प्रमुख तथ्य है संप्रेषण हस्तांतरित होता है। संप्रेषण केवल एक पीढ़ी, एक समाज या एक स्थान तक सीमित नहीं है, वरन संप्रेषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समाज से दूसरे समाज तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित होता है। इसकी नौवां तथ्य है संप्रेषण भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित होता है। संप्रेषण का संबंध तीनों कालों से होता है। संप्रेषण के माध्यम से हम अतीत की घटनाओं, समसामयिक घटनाओं तथा भविष्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका संबंध सभी कालों से है। 10वीं तथ्य है संप्रेषण से संबंधित कुछ नियम होते हैं। संप्रेषण के दौरान आदर सूचक, प्यार सूचक, आदेश सूचक संकेतों का प्रयोग होता है। पुरुष महिला के संप्रेषण में अंतर होता है। उसी तरह शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ा तथा वृद्ध के संप्रेषण में अंतर पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेषण नियम से नियंत्रित होता है, उनके संकेत नियमबद्ध होते हैं। 11वीं विशेष तथ्य है संप्रेषण एक व्यक्ति के साथ या आम जनता के साथ हो सकता है। संप्रेषण का संबंध एक व्यक्ति से पूरी आम जनता तक होता है। जब एक व्यक्ति का संप्रेषण दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, तब हम इसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन जहाँ तक एक व्यक्ति का संप्रेषण आम जनता के साथ होता है, तब इसे जन संप्रेषण कहा जाता है। इस तरह संप्रेषण की परिधि में केवल 2 व्यक्ति ही नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी आता है। इसकी 12वीं तथ्य है संप्रेषण चैनल के माध्यम से होता है। संप्रेषण के कई चैनल होते हैं। विभिन्न चैनलों को शाब्दिक तथा गैर शाब्दिक भागों में बांटा जा सकता है। शाब्दिक चैनल पर संप्रेषण मौखिक, लिखित, दृश्य एवं दृश्य श्राव्य तकनीकों से होता है। गैर शाब्दिक चैनल में संप्रेषण शरीर के अंगों की गति, शरीर के अंगों की क्रिया, चेहरे के हाव भाव, आँखों के भाव, मुखड़े के भाव, हाथ एवं अंगुली के भाव, विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राओं तथा भाव भंगिमाओं द्वारा होता है। 13वीं प्रमुख तथ्य है संप्रेषण की पारंपरिक एवं आधुनिक संस्थाएं होती है। चूँकि संप्रेषण प्राचीन काल से ही होते आया है, जो आधुनिक काल तक पहुंचा है।
अतः संप्रेषण की पारंपरिक एवं आधुनिक संस्थाएं होती हैं। पुरोहित, नाई, जजमान, प्रथा से जुड़ी जातियां, भजन कीर्तन पार्टी, रामलीला पार्टी, रासलीला पार्टी, महाभारत पार्टी, नाटक नौटंकी पार्टी, ये सब संप्रेषण की पारंपरिक संस्थाएं हैं। दूसरी ओर डाकघर, टेलीग्राम, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संप्रेषण की आधुनिक संस्थाएं हैं। संप्रेषण के व्यवधान भी हैं। संप्रेषण को शारीरिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है और इसकी प्रमुख और अंतिम तथ्य है संप्रेषण की क्षति होती है। संप्रेषण की क्षति भी होती है। सुनने तथा दूसरों से कहने के बीच अंतर होता है, इसे संप्रेषण क्षति कहते हैं। सुनने वाला अपने ढंग से सुनता है तथा अपने ढंग से दूसरों को कहता है। कभी कभी मौलिक संप्रेषण बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसी जगह दूसरी सूचना प्राप्त हो जाती है। अतः यह जरूरी नहीं कि कही हुई हूबहू सूचना दूसरों तक पहुंचाया जाए। संप्रेषण की मुख्य विशेषता को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे पहला, परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरा, संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तीसरा, यह द्विवाही प्रक्रिया है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला होता है। चौथा, संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। पाँचवा, विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाता है। छठवां, संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभव की साझेदारी होती है। सातवां, संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःप्रक्रिया पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। इसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया को पृष्ठपोषण दिया जाता है। नौवां, संप्रेषण में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। और अंतिम है, संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया में होती है। इसके प्रमुख घटक हैं, पहला प्रेषक, दूसरा संदेश और तीसरा ग्राही। अतः इस आधार पर हम संप्रेषण की प्रमुख विशेषताओं को और संप्रेषण की स्वभाव एवं संप्रेषण के घटकों को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।